हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे कि आपको पता है हरियाणा टीजीटी साइंस का हम बायोलॉजी का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इसमें एक टॉपिक आपको दिया हुआ था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसके लिए मैं 2 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फूड का टॉपिक, जो हमारे टेट टीजीटी साइंस के बायोलॉजी के सिलेबस में दिया गया है। ये 2 लेक्चर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। आज हम कवर करेंगे हमारा फूड का टॉपिक का लास्ट लेक्चर। तो आज हम कवर करेंगे स्ट्रैटेजीज फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। तो इसके अंदर हमें क्या पढ़ना है, एनिमल हस्बेंड्री को हम पढ़ेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री हमारी साइंस की एक अलग से ब्रांच होती है, जिसके अंदर हमारे जितने भी लाइव स्टॉक है उनकी ब्रीडिंग और उनको रेज कैसे किया जाता है, उनकी केयर कैसे की जाती है, ये चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर हम है ना अपने एनिमल्स की केयर करना, उनकी ब्रीडिंग करना सीखते हैं। जैसे कि आपको पता है जो हमारे काऊ और बुफेलो है वो कैसे एनिमल्स है, मिल्च एनिमल्स है, उनसे हमें दूध मिलता है और फिर दूध से हम बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं जो हमारे काम आते हैं। उसके अलावा जो हमारे शीप है, कैमल है, उनसे हमें क्या मिलता है, उनका फर मिलता है, जिनसे हम है ना डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज भी किसके अंदर आते हैं, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर आते हैं। आपको पता है फिश जो होती है वो प्रोटीन का बहुत ही रिच सोर्स होती है। उसके अलावा जो पोल्ट्री फार्मिंग है वहां से हमें बहुत सारे अंडे मिलते हैं जो प्रोटीन का रिच सोर्स होते हैं। तो फिशरीज के अंदर क्या आता है, जब आप है ना अपनी फिश को रेयर करते हो, उसको पकड़ते हो, उसको बेचते हो, ठीक है, जिसके अंदर सेल फिश भी आती है और हमारे प्रॉन्स एंड क्रैब्स भी आते हैं। आपको पता है प्रॉन्स एंड क्रैब जो है वो खाने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, उनसे और भी बहुत सारी यूजफुल चीज़ों का हम बनाते हैं। उसके अलावा जो हमारी बी है, सिल्क वॉर्म है, प्रॉन्स है, क्रैब है, फिशेज है, बर्ड्स है, इन सारे के सारे चीज़ों को भी हम किसके अंदर पढ़ते हैं, हमारी एनिमल हस्बेंड्री के लिए के पढ़ते हैं। और उसके अंदर से हमें क्या क्या मिलता है, मिल्क मिलता है, अंडे मिलते हैं, मीट मिलता है, वूल मिलता है, सिल्क मिलता है, हनी मिलता है। ये सारी की सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है, हमारे एनिमल से मिलते हैं। तो हमें अपने एनिमल्स को बहुत अच्छे से केयर भी तो करना पड़ेगा ना, उनको बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड करना पड़ेगा। उनकी बहुत जितनी अच्छी हम उनकी केयर करेंगे उतने ही अच्छे वो प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे जो हम उनसे प्राप्त करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो डेयरिंग क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जहाँ पर आप किनका मैनेजमेंट करते हो, जिनसे आपको क्या मिलने वाला है, मिल्क मिलने वाला है, जिसको हम क्या करेंगे, ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ करते हैं। आपको पता है हम सबके घरों में है ना दूध आता है, स्पेशली अगर आप शहरों में रहते हैं ना, तो हमारा जो दूध है वो मोस्टली किसके थ्रू आता है, पैकेट्स के थ्रू आता है। तो पहले है ना बहुत सारे मिल्क एनिमल्स कहीं पर रेयर किए जाते हैं, ठीक है, उनके मिल्क को अच्छे से प्रोसेस किया जाता है, पैक करके आपके घरों पर पहुंचा जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। तो पोल्ट्री के अंदर हम किसकी पढ़ाई करते हैं, हमारे जो डोमेस्टिकेटेड फॉल होते हैं, जिनको हम क्या बुलाते हैं, बर्ड्स बुलाते हैं, जिनको हम किस लिए पालते हैं, उनसे हमें मीट मिलता है, अंडे मिलते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन की रेयरिंग, किस किस की रेयरिंग होती है, हमारा जो चिकन है, हमारी जो डक्स है, ठीक है, टर्की और गीज की भी समटाइम हम इसके अंदर रेयरिंग कर रहे होते हैं। और ये किसके अंदर आते हैं, हमारे पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के अंदर आ रहे हैं। और डेयरी फार्म मैनेजमेंट के अंदर कौन आ रहे हैं, हमारे मिल्क एनिमल्स आ रहे हैं, यानी कि हमारे काऊ, बुफेलो, गोट की बात हो रही है। उसके बाद आता है एनिमल ब्रीडिंग, ठीक है। तो जब हम है ना डिफरेंट स्पीसीज का ब्रीडिंग कराते हैं, एनिमल्स की ब्रीडिंग कराते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर हमें क्या पढ़ना है, इन ब्रीडिंग को पढ़ना है, ठीक है। तो जब है ना सेम ब्रीड के एनिमल्स के बीच में ब्रीडिंग कराई जाती है, यानी कि वो अपने यंग वंस को पैदा करने के लिए जब उनकी सेम ब्रीड के साथ ही ब्रीडिंग कराई जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, इन ब्रीडिंग बोलते हैं। तो इन ब्रीडिंग का मतलब होता है जब है ना क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, यानी कि 4 से 6 जनरेशन जिनकी सिमिलर ही थी ना, क्लोजली रिलेटेड थी, उनकी जब हम आपस में मीटिंग करा रहे हैं, उनके जब बच्चे पैदा होते हैं। और इसमें हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी का मेल चूज करते हैं, सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल चूज करते हैं, सेम ब्रीड की, उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनकी आपस में मीटिंग कराते हैं। अब देखो जब आपने सुपीरियर क्वालिटी का मेल चूज किया है, सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल चूज की है, ठीक है, और वो क्लोजली रिलेटेड भी है, तो उनके जो बच्चे होंगे वो भी बहुत हेल्दी होंगे और हमारा जो एनिमल हस्बेंड्री है उसमें वो हेल्प करेंगे, ठीक है। उसके अलावा इन ब्रीडिंग हमारी किस में हेल्प करती है, आपको है ना प्योर लाइन्स मिलती है। प्योर लाइन्स का मतलब होता है, आपको मालूम है वो सब है ना क्लोजली रिलेटेड है, तो मिक्स नहीं हो रखा होता, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं हो रखी है, बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, आपको पूरी प्योर लाइन्स मिलती है। उसके अलावा इन ब्रीडिंग किसको इंक्रीज करती है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। यहाँ पे है ना सिमिलर कैरेक्टर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स के अंदर थे, जिन सुपीरियर क्वालिटी की वजह से आपने उनकी मीटिंग कराई थी, वो सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किसके अंदर देखने को मिलेंगे, उनके बच्चों के अंदर भी देखने को मिलेंगे। तो आपको याद रखना है कि इनब्रीडिंग किसको इंक्रीज करती है, होमोजाइगोसिटी को इंक्रीज करती है। इनब्रीडिंग हमें प्योर लाइन्स प्राप्त करने में मदद करती है। इन ब्रीडिंग के अंदर हम कैसे एनिमल्स की ब्रीड कराते हैं, जो सेम ब्रीड के होते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं पिछली 4 से 6 जनरेशन के अंदर, ठीक है। पर देखो इन ब्रीडिंग के है ना कुछ नुकसान भी होते हैं। आपने कभी कभी देखा होगा ह्यूमंस के अंदर ये बात की जाती है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है ना, बहुत ही क्लोज रिलेशन में ही उनकी शादी करा दी जाती है, ठीक है। वो भी किस क्या होता है, एक टाइप का इनब्रीडिंग है।
आपको पता है जब भी हम इनब्रीडिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि हम बात कर रहे हैं उनके बच्चे पैदा होंगे, तो समटाइम क्या होता है ना, यहाँ पर है ना बहुत सारे सुपीरियर जीन्स जो है वो एक्यूमुलेट होने के बजाय क्या होते हैं, बहुत सारे डिजायरेबल जीन्स जो है वो एलिमिनेट होते चले जाते हैं, एलिमिनेट होते चले जाते हैं, ठीक है। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, फर्टिलिटी डिक्रीज होती रहती है, प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती रहती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन बुलाते हैं। देखो सोचो, अगर क्लोजली रिलेटेड फैमिली मेंबर्स है, किसी की फैमिली में ना डायबिटीज चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, चलते आ रहा है, ठीक है, और उनकी क्लोजली रिलेटेड फैमिली मेंबर के साथ ही शादी हो गई, तो उनके जो बच्चे होंगे ना, उन सब में है ना डायबिटीज का खतरा बढ़ता चले जाएगा। सोचो उस फैमिली के अंदर है ना बॉल्डनेस की जीन्स है, यानी कि ना वहाँ पर लोग बहुत जल्दी गंजे हो जाते हैं, और वो सेम फैमिली में शादी किए जा रहे हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे उन सब के अंदर भी आपको बॉल्डनेस देखने को मिलेगी। लेकिन देखो अगर उनकी है ना दूर की किसी ब्रीड के साथ, दूर के किसी इंसान के साथ शादी कराई जाए, तो क्या होगा, ये इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन का मतलब होता है जब आप कंटिन्यूअसली क्लोजली रिलेटेड जीन्स ही वहां पर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, ऐसे जीन्स जो हम नहीं चाहते थे कि वो आगे कैरी फॉरवर्ड करे, वो भी कैरी फॉरवर्ड होते रहते हैं, ठीक है। इसके साथ है ना फर्टिलिटी का चांस भी इंक्रीज होता है, क्योंकि यहाँ पर ना वेरिएशन नहीं आ रही है, इतनी ज्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है, और प्रोडक्टिविटी भी डिक्रीज होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इनब्रीडिंग की वजह से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्लोजली रिलेटेड लोगों की मीटिंग कराने से क्या प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपको याद रखना है कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन का प्रॉब्लम आता है इसकी वजह से, ठीक है। उसके बाद होता है आउट ब्रीडिंग, ठीक है। तो जब आप है ना डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस कराते हो, डिफरेंट क्रॉस, जब आप डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस कराते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। तो आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स की मेटिंग कराना जो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, 4 से 6 जनरेशन तक जो क्लोजली रिलेटेड थे ना, यहाँ पर वो फॉलो नहीं किया जाएगा, इनके है ना आपस में कोई कॉमन इंसेस्टर नहीं है, यानी कि ये है ना इनके पूर्वज आपस में एक दूसरे को नहीं जानते थे। तो अगर 4 से 6 जनरेशन तक नहीं जानते थे तो इसको हम आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। अगर हमने टोटली डिफरेंट ब्रीड के साथ करा दिया तो इसको हम क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे, और अगर स्पीसीज ही बदल दी हमने तो इसको हम क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आउट ब्रीडिंग का मतलब होता है जब आपने या तो ब्रीड ही चेंज कर दिया है, आपने दूसरी ब्रीड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, आपने दूसरी स्पीसीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, और अगर आपने ब्रीड सेम रखी है तो 4 से 6 जनरेशन जो उनकी पिछली आपने देखी है ना, उनकी आपस में कोई नोइंगनेस नहीं है, कोई कॉमन एंसेस्टर उनका नहीं है, इसको हम क्या बोलते हैं, आउट ब्रीडिंग बोलते हैं। आउट ब्रीडिंग क्या होगा, यहाँ पर आपको है ना होमोजाइगोसिटी देखने को नहीं मिलेगी, यहाँ पे हेट्रोजाइगोसिटी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वाला प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद होता है आउट क्रॉसिंग। क्या होता है, तो आउट क्रॉसिंग का मतलब होता है जब आप है ना ऐसे एनिमल्स को आपस में ब्रीड करा रहे हो जो सेम ब्रीड के तो है, लेकिन उनके किसी भी साइड से, यानी कि चाहे आप मेल की साइड को देख रहे हो चाहे आप फीमेल की साइड पे देख रहे हो, उनके 4 से 6 जनरेशन तक कोई भी कॉमन इंसेस्टर नहीं है, ठीक है, कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं है, जैसे कि इन ब्रीडिंग के अंदर थी। इन ब्रीडिंग के अंदर क्या होता है, 4 से 6 जनरेशन तक वो है ना क्लोजली रिलेटेड मेंबर्स होते हैं। आउट क्रॉसिंग के अंदर क्या होता है, 4 से 6 जनरेशन तक उनके ना तो मेल की साइड से कोई क्लोजनेस है ना फीमेल की साइड से कोई क्लोजनेस है, इंसेस्टर्स को अगर हम देखते हैं। फिर आता है हमारा क्रॉस ब्रीडिंग। तो क्रॉस ब्रीडिंग में हम क्या होता है, हमने एक सुपीरियर क्वालिटी का मेल लिया, एक सुपीरियर क्वालिटी की फीमेल ली, और ये दोनों की ब्रीड ही अलग है। देखो आउट क्रॉसिंग में ना ब्रीड सेम थी, ठीक है, लेकिन क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, आपने ब्रीड ही बदल दी, वो एकदम अलग ब्रीड है, वो एकदम अलग ब्रीड है, ठीक है। क्रॉस ब्रीडिंग आपकी किस में मदद करती है, डिजायरेबल क्वालिटीज जो थी ना दोनों ब्रीड में वो आ जाती है। सोचो वो जो मेल था ना, उसकी बॉडी इतनी अच्छी थी, उसकी फिजिक इतनी अच्छी थी, जैसे कि आप किसी बुल की बात कर रहे हो और किसी काऊ की बात कर रहे हो, तो सोचो जो बुल था उसकी फिजिक इतनी अच्छी थी कि अगर उसको आप फार्म लेबर के लिए इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर्स उसके अंदर प्रेजेंट है। फिर आपने एक ऐसी काऊ को मेट कराया जिसके अंदर है ना मिल्क की जो लैक्टेशन है, उसका जो दूध प्रोड्यूस होता है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, बहुत ज़्यादा दूध वो प्रोड्यूस करती है। अगर आपने इनके बीच में मेटिंग कराई तो अब इनका जो बच्चा होगा ना, उसकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी और उसकी जो मिल्क प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है वो भी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। तो क्रॉस ब्रीडिंग में हमें ये फायदा होता है कि जो भी डिजायरेबल क्वालिटीज होती है दोनों के अंदर, वो हमें दोनों मिल जाती है, दोनों अलग अलग ब्रीड की जो क्वालिटी थी वो एक सेम ब्रीड में आ जाती है। इसी मेथड को इस्तेमाल करके, क्रॉस ब्रीडिंग का इस्तेमाल करके हमने क्या बनाया, हिसारडेल एक नई ब्रीड बनाई है शीप की, जिसको हमने बनाने के लिए किनके बीच में क्रॉस कराया था, एक बीकानेरी यू को क्रॉस कराया था मेरिनो रैम्स थे। जब इन दोनों के बीच में क्रॉसिंग हुई थी तो एक नई ब्रीड बनी थी जिसको हम क्या बुलाते हैं, हिसारडेल बुलाते हैं। उसके बाद आता है इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, मेल एंड फीमेल जो है ना वो 2 डिफरेंट रिलेटेड स्पीसीज के बीच में मीटिंग कराते हैं, ठीक है। और इसमें भी क्या होता है, हमें है ना डिजायरेबल फीचर्स मिल जाते हैं, यानी कि अगर किसी मेल के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, किसी फीमेल के अंदर बहुत अच्छी क्वालिटीज थी, अब उन दोनों की क्वालिटीज किस में आ जाएगी, उनके बच्चे में आ जाएगी, और इसी से
हम है ना कंसिडरेबल इकोनॉमिक वैल्यू का ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पहाड़ों के अंदर जो खच्चर इस्तेमाल होते हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में म्यूल बुलाते हैं, वो हमने इसी मेथड से डेवलप किए हैं, इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन के मेथड से डेवलप किए हैं। ठीक है, तो आपने देखा है उनकी जो है हाइट भी छोटी है, पहाड़ों में छोटी हाइट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन उनकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है कंटिन्यूसली वो चलते रहते हैं, थकते नहीं है। ये दोनों क्वालिटीज उनके अंदर किसकी वजह से आई है? इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल होने की वजह से आई है। उसके बाद होता है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है? ठीक है, तो क्या होता है, हर टाइम जब भी आपको किसी फीमेल को, काऊ को, बुफेलो को प्रेग्नेंट करना है, तो हर टाइम वहां पर है ना कोई अच्छी क्वालिटी का बुल प्रेजेंट हो, ऐसा जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? क्या किया जाता है, एक बुल को है ना बहुत ही अच्छा खिलाया पिलाया जाता है और उसका सीमन है ना कलेक्ट करके रख लिया जाता है। ठीक है, और जब जरूरत होती है, जब भी किसी, स्पेशली जो लोग गाँव में रहते हैं ना, वो ये बात बहुत अच्छे से समझते होंगे, जब भी उनकी गाय और भैंसें जो होती है, उन्हें चाहिए कि उनकी गाय और भैंसें प्रेग्नेंट हो जाए, तो वो क्या करते हैं, किसी को बुलाते हैं। ठीक है, और उनके पास क्या होगा, सीमन प्रिजर्व्ड क्वालिटी का रखा होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का सीमन उन्होंने क्या कर रखा होता है, उसको निकाला है, उसको फ्रीज करके अच्छे से रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसको लाया जाता है और फीमेल की बॉडी के अंदर, उसका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है उसके अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, और इससे क्या हो जाता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के बुल का सीमन उनको मिल जाता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है ना हमारी हेल्प करता है, जो बहुत सारी नॉर्मल मेटिंग में प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती है, या कभी कभी अच्छी क्वालिटी का बुल उस पूरे एरिया में प्रेजेंट ही नहीं है। ठीक है, अलग अलग जो ये प्रॉब्लम्स है, इन सबको सॉल्व करने के लिए हमने क्या इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मेथड इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। यानी कि एक अच्छी क्वालिटी का बुल चूज किया जाता है, उसके सीमेन को कलेक्ट किया जाता है। देखो ये बुल के केस में नहीं होता है, हॉर्स के केस में भी हो सकता है, किसी भी कैटल के केस में हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, आपने किसी भी अच्छी क्वालिटी का हॉर्स चूज किया है, आपने बुल चूज किया है, उनके सीमन को आपने कलेक्ट किया, उसको आपने बहुत ही अच्छे टेम्परेचर पे मेंटेन कर दिया, फ्रीज कर दिया और उसको रख दिया जाता है। और जब किसी को जरूरत हो जाती है उसे डी फ्रीज किया जाता है और फीमेल के अंदर उसको इंजेक्ट किया जाता है, और इससे क्या होता है, हमारी जो फीमेल होती है वो प्रेग्नेंट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद एक फुल फॉर्म आपको याद रखनी है इस चैप्टर में जो दी हुई है, वो है MOET, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस फुल फॉर्म को याद रखिएगा, एग्जाम में ये फुल फॉर्म पूछी जाती है, मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है बी कीपिंग। क्या होती है? तो बी कीपिंग, जिसको हम एपीकल्चर भी बुलाते हैं। ठीक है, तो जब हमें है ना हनी का प्रोडक्शन करना होता है, तो हनी का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हनी बी को रियर करना पड़ता है, उनके छत्तों को रियर करना पड़ता है, ताकि हमें क्या मिल सके, हनी प्राप्त हो सके। उसके अलावा हनी बी क्या करती है, बहुत सारा वैक्स भी प्रोड्यूस करती है, उनके छत्ते के अंदर बहुत सारा वैक्स प्रेजेंट होता है, जो बहुत सारी इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। यानी कि जब आपके कॉस्मेटिक्स के प्रोडक्ट बनते हैं, आपके मेकअप के प्रोडक्ट बनते हैं, बहुत सारी पॉलिशेस बनती है, उन सब में किसका इस्तेमाल होता है, हमारे बी वैक्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो बी कीपिंग को हम क्या बुलाते हैं, एपीकल्चर भी बुलाते हैं। और मोस्टली जो बी होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या है, एपिस इंडिका। ठीक है, और मैंने आपको एक वेराइटी बताई थी जब हम क्लास 9th का हमने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स चैप्टर पढ़ा था, एपिस मेलेफेरा। वो एक इटालियन वेराइटी की बी है, जिसको हम कहाँ से लेके आए थे, इटली से लेके आए थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर है ना बहुत ही हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी होती है, बहुत अच्छा हनी प्रोड्यूस करती है वो। अब देखो, अगर आपको सक्सेसफुल बी कीपिंग करना है, देखो अलग अलग टाइप के फार्मर होते हैं, फिश फार्मर भी होते हैं और ऐसे फार्मर भी होते हैं जो क्या करते हैं, बी कीपिंग करते हैं, यानी कि हनी का प्रोडक्शन करके वो अपनी कमाई करते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको है ना बी के बारे में बहुत सारी नॉलेज होना चाहिए, उसके नेचर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, उसकी आदतें कैसी होती है इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको है ना, आप अपने छत्तों को कहाँ पर रखोगे उसके लिए कोई सुटेबल लोकेशन आइडेंटिफाई करनी होती है। फिर आप क्या करते हो, अच्छे से आप है ना बी के ग्रुप को कैच करते हो और उनको छत्ता बनाने देते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सीजन में है ना हमें अपने छत्तों के अलग अलग तरीके से उनका ध्यान रखना होता है, वो मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको है ना अपने जो छत्ते हैं, मधुमक्खियों के जो छत्ते हैं, उनको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, हनी का कलेक्शन करना आना चाहिए। उसके अलावा आपको पता है हमारा जो हनी की क्वालिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, कि बी ने है ना कितना अच्छा नेक्टर इस्तेमाल किया है, यानी कि वहां पर है ना बहुत अच्छी क्वालिटी के फ्लावर्स प्रेजेंट होने चाहिए। जितना अच्छा वो नेक्टर खाएंगे उतने ही अच्छी क्वालिटी का, उतना ही मीठा वो शहद बनाएंगी। तो वहाँ पर मोस्टली किस चीज़ के फ्लावर होना चाहिए, आपका सनफ्लावर का फूल अगर आपने वहाँ पे लगा रखा है, अगर आपने ब्रासिका के फूल लगा रखे हैं, आपने एप्पल लगाया हुआ है, आपने पियर लगाया हुआ है, तो ये सारे के सारे वहाँ पर है, तो क्या होता है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हनी बनता है। एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपके पास है ना बहुत अच्छे फ्लावर्स प्रेजेंट हो, उनके फ्लावरिंग पीरियड के दौरान ही आपकी जो हनी है वो उसका प्रोडक्शन हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती है जब हम क्या चाहते हैं, एक सक्सेसफुल बी कीपर बनना चाहते हैं। उसके बाद आती है फिशरीज। तो फिशरी एक पूरी अलग से इंडस्ट्री होती है। ठीक है, तो फिशरी के अंदर हम क्या करते हैं, अपनी फिशेज को कैच करते हैं,
उनको प्रोसेस करते हैं, उनको बेचते हैं, ठीक है। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की जब हम सेलिंग कर रहे हैं, रेयरिंग कर रहे हैं, उसको हम क्या बुलाते हैं, फिशरी बुलाते हैं। अब हमारे पास कुछ फिशेस होती है जो फ्रेश वाटर में रहती हैं, कुछ फिशेस होती है जो मेरीन वाटर में रहती है। तो फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जाम्पल बताइए। तो जो हमारी कटला है, रोहू है, कॉमन कार्प है, वो किसके एग्जाम्पल है, फ्रेश वाटर फिश के एग्जाम्पल है। आपको पता है कटला जो हमारी होती है वो सरफेस फीडर होती है, यानी कि हमारा जो सरफेस है उसके ऊपर तैर रही होती है। उसके बाद आती है हमारी कुछ मेरीन फिशेज, यानी कि जो आपको कहाँ मिलेंगी, मेरीन वाटर के अंदर मिलती है। तो हमारी जो हिल्सा है, सार्डीन्स है, मैक्रेल है, पॉम्फ्रेट है, ये सब कैसी फिशेज है, मेरीन फिशेज है। एग्जाम में आपसे यही पूछ लिया जाता है कि मैक्रेल कैसी फिश है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेरीन फिश है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्लांट ब्रीडिंग। तो देखो ये तो था हमारे एनिमल के अंदर ब्रीडिंग कराना, लेकिन हमारे प्लांट्स की भी तो हम अच्छी से अच्छी क्रॉप वैरायटी चाहते हैं। प्लांट की ऐसी स्पीसीज को हम चूज करते हैं जो क्या करे, कल्टीवेट करने के लिए बहुत अच्छी हो, अच्छी से अच्छी आपको उससे ईल्ड मिल सके, डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटी। आपको पता है जैसे कि सोचो आप है ना गेहूं की खेती करते हैं, अगर आपने ऐसी वैरायटी लगाई जो बहुत ज़्यादा हाई प्रोडक्शन तो देती है, उसके अलावा उसमें ना ज़्यादा बीमारियां नहीं लगती है, तो किसान खुश रहता है ना उस चीज़ में, ठीक है। तो प्लांट ब्रीडिंग किस में मदद करती है, हमारी क्रॉप के ईल्ड के प्रोडक्शन में इंप्रूव करती है, क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करती है। जितने भी हमारे इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस होते हैं, देखो कुछ बायोटिक स्ट्रेस होते हैं, कुछ एबायोटिक स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। तो उन दोनों को है ना जो ईल्ड बर्दाश्त कर सके, जो वैरायटी उन सबको बर्दाश्त कर सके, यानी कि सैलिनिटी बर्दाश्त कर सके, एक्सट्रीम टेम्परेचर वेरिएशन अगर आ गई उसको भी बर्दाश्त कर जाए, अगर वहाँ पर सूखा पड़ गया या बाढ़ आ गई उसको भी बर्दाश्त कर सके, कोई भी प्लांट के अटैक को बर्दाश्त कर सके, तो ऐसी वेराइटीज़ को हम हमेशा डेवलप करना चाहते हैं जो क्या करे, हमारे बायोटिक एंड एबायोटिक स्ट्रेसेस को हैंडल कर सके। तो प्लांट ब्रीडिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें ना कलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो एंटायर कलेक्शन जो होता है ना, प्लांट्स और सीड का जो पूरा एंटायर कलेक्शन आप करते हो, डिफरेंट डिफरेंट एलील्स को जब आप चूज करते हो, सिलेक्ट करते हो, इसको हम क्या बोलते हैं, जर्म प्लास कलेक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो जर्म प्लास कलेक्शन का मतलब क्या होता है, जितनी भी एलील्स प्रेजेंट है, जितनी भी डाइवर्स एलील्स और जीन्स प्रेजेंट है, उन सबका कलेक्शन करना क्या कहलाता है, जर्म प्लास कलेक्शन करना। फिर आप है ना उनके पेरेंट्स को देखते हो, उनके यानी कि आपको अगर गेहूं का प्लांट चाहिए तो आप पहले ना उस गेहूं को देखोगे ना जिसमें ना बहुत अच्छी क्वालिटी का सीड प्रोड्यूस किया है, फिर आप उसी को तो चूज करोगे ना। तो आप उसके पेरेंट्स को अच्छे से इवेल्युएट करते हो, सिलेक्शन करते हो, फिर आप क्या कराते हो, उनके क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन कराते हो सिलेक्टेड पेरेंट्स के बीच में। यानी कि आपने देख लिया कि ये वाला जो प्लांट है इसकी वेराइटीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसकी जो क्वालिटी है वो मुझे बहुत अच्छी लगी, मुझे अपने प्लांट के अंदर ऐसी क्वालिटी चाहिए, तो उनके बीच में हम क्या करा देंगे, क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन करा देते हैं। फिर आपको है ना बहुत सारे टाइप के सीड्स मिल गए होंगे, अब आप उनको क्या करोगे, टेस्ट करोगे, सिलेक्ट करोगे, उनमें से जो सबसे बेस्ट होगा, सबसे सुपीरियर जो होगा उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो और उसी को आप इस्तेमाल करोगे। लोग अपने खेतों में है ना जब बीज का इस्तेमाल करते हैं तो आप पूछोगे ना आपने किस बेसिस पे डिसाइड किया कि ये वाला बीज आप इस्तेमाल करोगे, तो बोलेंगे कि अरे इसने ना बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन दिया था, जब मैंने इस वाले बीज का इस्तेमाल करके गेहूं उगाए थे ना तो बहुत बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन हुआ था, कोई बीमारी नहीं लगी थी और मुझे बहुत फायदा हुआ था, ठीक है। तो इस सब को हम क्या बोलते हैं, प्लांट ब्रीडिंग के अंदर आते हैं हमारे ये सारे स्टेप्स। फिर होता है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1960s के पीरियड में स्टार्ट हुआ। इंडिया में एक बार खाने की बहुत ज़्यादा कमी पड़ गई थी, इसलिए हमें क्या करना पड़ रहा था, दूसरी कंट्रीज से हमें वीट को इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, राइस को इम्पोर्ट करना पड़ रहा था, ठीक है। तो वीट एंड राइस की इतनी कमी को देखते हुए क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज़ बनाई गई, सेमी ड्वार्फ वेराइटीज़ बनाई गई, जिन्होंने क्या किया, हमारा जो फूड का प्रॉब्लम आ गया था, फूड ग्रेन का प्रॉब्लम आ गया था, उसको सॉल्व किया गया। तो नॉर्मन ई बोरलॉग, ठीक है, तो नॉर्मन ई बोरलॉग क्या है, उन साइंटिस्ट का नाम है जिनके पास, जिन्होंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए काम किया। देखो इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है वो कौन है, MS स्वामीनाथन है, हमारे एग्रीकल्चर साइंटिस्ट थे जो इस साल नहीं रहे, ठीक है। लेकिन इंटरनेशनली अगर आप ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर की बात कर रहे हो तो वो नॉर्मन ई बोरलॉग है। उन्होंने क्या किया, इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज जो कहाँ पर प्रेजेंट है, मैक्सिको में प्रेजेंट है, वहाँ पर उन्होंने एक सेमी ड्वार्फ व्हीट की वैरायटी को डेवलप किया। सेमी ड्वार्फ का मतलब है ये हाइट में ना तो बहुत छोटी है ना बहुत बड़ी है, ये सीरियल क्रॉप कैसी है, ड्वार्फ है, सेमी ड्वार्फ है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, 1963 में इन्होंने वेराइटीज डेवलप की, किसकी, गेहूं की, ठीक है। तो गेहूं की जो वैरायटी इन्होंने डेवलप की उसका नाम क्या था, सोनालिका और कल्याण सोना, ठीक है। तो ये हाई ईल्डिंग वैरायटी थी, यानी कि इसको उगाने से आपको क्या होता, बहुत ज़्यादा हाई ईल्ड का प्रोडक्शन मिलता वीट में, प्लस ये डिजीज रेजिस्टेंट थी, ठीक है। तो डिजीज रेजिस्टेंट का मतलब होता है कोई भी बीमारी इनमें आसानी से नहीं लगती थी। इनको इंडिया की जो वीट बेल्ट है, वीट ग्रोइंग बेल्ट है, यानी कि हमारा जो पूरा नॉर्थ इंडिया का रीजन है ना, उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया, यानी कि हमने वहाँ पर जितने भी गेहूं के बीज बांटे वो कौन सी वैरायटी के थे, सेमी ड्वार्फ वैरायटी के थे, जिनका नाम क्या था, सोनालिका एंड कल्याण सोना। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि सेमी ड्वार्फ
वीट वैरायटी का नाम बताइए, तो आपको मालूम होना चाहिए कि सोनालिका एंड कल्याण सोना किसकी वैरायटी है, वीट की वैरायटी है, ठीक है। उसके अलावा ना राइस की भी सेमी ड्वार्फ वैरायटी डेवलप की गई। वो कहाँ पर डेवलप की गई, तो उसके लिए है ना 2 वैरायटीज का इस्तेमाल किया गया। एक थी IR8 जो कहाँ पर बनाई गई थी, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के अंदर। उसके अलावा टाइचुंग नेटिव 1 जो कहाँ से आई थी, ताइवान से आई थी। इन दोनों को आपस में क्रॉस करा के क्या किया गया, 1966 में सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई गई। और इंडिया ने जो सेमी ड्वार्फ वैरायटी बनाई उनका नाम क्या था, जया और रत्ना। तो सोनालिका एंड कल्याण सोना जो है वो वीट की सेमी ड्वार्फ वैरायटी है, लेकिन जया और रत्ना जो है वो राइस की सेमी ड्वार्फ वैरायटी है जिसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा है ना गन्ने के प्रोडक्शन को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी हमने ऐसा कुछ किया। तो देखो सैक्रम बेरी एक साइंटिफिक नेम है हमारे शुगर केन का, जो कहाँ पर उगता था, नॉर्थ इंडिया में उगता था। नॉर्थ इंडिया में जो गन्ना उगता था उसका नाम क्या है, उस वेराइटी का नाम क्या है, सैक्रम बेरी। लेकिन इसके अंदर है ना शुगर कंटेंट बहुत कम होता था, इसकी जो ईल्ड है वो भी बहुत कम होती थी। यानी कि आपने इसको उगाया लेकिन जो इससे चीनी बन रही थी ना वो बहुत ही कम बन रही थी। फिर हमने देखा कि हमारे साउथ इंडिया में एक गन्ना उगता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सैक्रम ऑफिसिनेरम बोल रहे हैं। इसकी जो स्टेम है वो बहुत थिक है और इसका जो शुगर कंटेंट है ना वो बहुत हाई है। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी, ये नॉर्थ इंडिया में नहीं उग सकता था। यानी कि इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशन थी वो ऐसी थी कि साउथ इंडिया में ही अच्छा ग्रो कर रहा था। तो इन दोनों को है ना आपस में क्रॉस कराया गया। इन दोनों को जब आपस में क्रॉस कराया गया तो इनकी जो डिजायरेबल क्वालिटी थी, यानी कि सैक्रम ऑफिसिनेरम के अंदर जो बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि उसकी जो है वो बहुत थिक है, वो बहुत ही हाई ईल्ड देता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई शुगर एबिलिटी है। और सैक्रम बेरी के अंदर जो ये वैरायटी है कि वो नॉर्थ इंडिया के टेम्परेचर को भी आराम से उसमें ग्रो कर सकती है। ये दोनों वैरायटी हमारी हमें मिल गई और हमने एक नई वैरायटी डेवलप की जो अब आराम से नॉर्थ इंडिया में भी उग जाती है, ठीक है। ये हमने शुगर केन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, यानी कि नॉर्थ इंडिया में अब एक ऐसी वैरायटी भी उगने लगी है जिसके अंदर है ना शुगर कंटेंट बहुत अच्छा रहता है, जिसको हमने कैसे बनाया, सैक्रम बेरी और सैक्रम ऑफिसिनेरम को आपस में क्रॉस करा के, ठीक है। क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन ने हमारी हेल्प की। उसके बाद आते हैं हमारे मिलेट्स। तो हमने ना बहुत सारी मेज, ज्वार, बाजरा, ये सब क्या कहलाते हैं, हमारे मिलेट्स कहलाते हैं। और इनकी भी हमने बहुत सारी हाइब्रिड वेराइटीज डेवलप की है इसी मेथड से। उसके बाद आता है प्लांट डिजीज। तो आपको पता है जैसे ह्यूमंस के अंदर बहुत सारी बीमारियां होती है ना, वैसे हमारे प्लांट्स के अंदर भी है ना बहुत सारी बीमारियां होती है। कुछ बीमारी होती है जो फंजाई की वजह से होती है, कुछ होती है बैक्टीरिया की वजह से होती है, कुछ होती है रस्ट की वजह से होती है। तो देखो ब्राउन रस्ट ऑफ व्हीट, रेड रॉट ऑफ शुगर केन, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, ये कैसी बीमारी है, फंजाई से होने वाली बीमारी है। फिर कुछ बीमारी होती है जो बैक्टीरिया की वजह से होती है, जैसे कि आपके जो सरसों के पौधे होते हैं, क्रूसीफर्स होते हैं, उनके अंदर अगर ब्लैक रोट लग गया तो किसकी वजह से है, किसी बैक्टीरिया की वजह से। फिर अगर वायरस ने अटैक कर दिया आपके प्लांट्स को, तो जो टोबैको का हमारा प्लांट होता है उसके अंदर टोबैको मोज़ैक वायरस अटैक कर देता है। उसके अलावा जो हमारी टर्निप होती है उसके अंदर टर्निप मोज़ैक नाम का वायरस अटैक कर देता है। तो हमारे प्लांट्स भी है ना बहुत सारे पैथोजेंस के अटैक को लेके ससेप्टेबल होते हैं, उन पर बहुत सारे जो पैथोजेंस है वो अटैक कर सकते हैं, जिससे हमारी पूरी फसल खराब हो जाती है। अब इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम कुछ तो करेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, म्यूटेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो म्यूटेशन का मतलब क्या होता है, जब हम है ना किसी तरीके से डीएनए के जो हमारा सीक्वेंस है, आपको पता है हमारे डीएनए के अंदर है ना बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारी बहुत सारी जीन्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो सोचो हमें है ना उसके अंदर कोई चेंज लाना है, उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो वो चेंज जो हमें लाना है आर्टिफिशियली, उसको हम किसकी मदद से लाते हैं, कुछ केमिकल्स और रेडिएशंस का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि अगर मैंने है ना डीएनए के ऊपर गामा रेडिएशंस डाली, तो जो नाइट्रोजनस बेसिस का सीक्वेंस था उसको मैं इसकी वजह से चेंज कर पा रही हूँ, ठीक है। और अब वहाँ पर कौन से कैरेक्टर्स आ जा रहे हैं, डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक आ जा रहे हैं जो मुझे चाहिए मेरे प्लांट्स के अंदर। अगर मेरे को डिजीज रेजिस्टेंट चाहिए, मुझे चाहिए कोई पैथोजन उस पर अटैक करे लेकिन उस पर कोई अटैक हो नहीं, तो ये जो डिजायरेबल कैरेक्टर्स मुझे चाहिए उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल कर सकती हूँ, म्यूटेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकती हूँ। अगर मैं अपने प्लांट के ऊपर गामा रेडिएशंस डाल रही हूँ, उसको म्यूटेट कर पा रही हूँ, और फिर मेरे को क्या मिल सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन ब्रीडिंग बोलते हैं। तो हमारी जो मूंग बीन होती है, ठीक है, उसके अंदर हमने है ना म्यूटेशन मेथड का इस्तेमाल करके क्या किया, पहले उसके ऊपर है ना बहुत ज़्यादा येलो मोज़ैक वायरस का और पाउडरी मिल्ट्यू का है ना बहुत ज़्यादा अटैक होता था। यानी कि ये वो पैथोजेंस है जो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक करते थे और पूरी फसल खराब हो जाती थी। लेकिन जब हमने म्यूटेशन मेथड का इस्तेमाल किया तो क्या हुआ, म्यूटेशन की वजह से अब इसके अंदर रेजिस्टेंस आ गया है। यानी कि अब है ना येलो मोज़ैक वायरस से ये रेजिस्टेंट बन गई। जब आप इसको उगाओगे ना, कोई आपको येलो मोज़ैक वायरस का अटैक इसके ऊपर नहीं दिखेगा, कोई पाउडरी मिल्ट्यू का अटैक आपको इसके ऊपर नहीं दिखेगा, क्योंकि इसको हमने लैब में किस तरीके से सिंथेसाइज किया है, म्यूटेशन मेथड के थ्रू हमने इसके अंदर क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, डिजीज रेजिस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है।
उसके अलावा जो हमारी भिंडी है उसके अंदर भी हमने येलो मोज़ैक वायरस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डाल दिया है, ठीक है। तो उसको हमने कैसे बनाया, एक वाइल्ड स्पीसीज का इस्तेमाल करके हमने उसको इंट्रोड्यूस किया और उस वाली वैरायटी को हम क्या बोलते हैं, परभानी क्रांति बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी आपसे ना ये एग्जाम में नाम पूछ ले जाता है कि भिंडी की जो वैरायटी हमने डेवलप की उसका नाम क्या है, तो परभानी क्रांति है, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, येलो मोज़ैक वायरस से रेजिस्टेंट वैरायटी है, यानी कि इस पर है ना येलो मोज़ैक वायरस का अटैक नहीं होता है। उसके बाद होता है प्लांट ब्रीडिंग है। तो आपको पता है हमारे इंडिया में, हमारी पूरे वर्ल्ड में है ना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बिलियन ऑफ लोग रहने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन हम उनको है ना बहुत अच्छा खाना प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, और जो खाना हम उनको प्रोवाइड कर भी पा रहे हैं ना उसके अंदर है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, इंपॉर्टेंट प्रोटीन की, विटामिन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। इसको हम क्या टर्म करते हैं, हिडन हंगर टर्म करते हैं। अब हिडन हंगर का मतलब क्या है, यानी कि लोगों का पेट तो भर रहा है, उनको खाना तो मिल रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स उनके बॉडी की ग्रोथ के लिए बहुत एसेंशियल थे वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। यानी कि लोग है ना खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर आयरन की कमी है, फिर भी उनके अंदर विटामिन की कमी है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हिडन हंगर बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि हर कोई इतना अमीर नहीं होता कि वो बहुत आराम से फ्रूट्स खा पाए, ड्राई फ्रूट्स खा पाए, ठीक है, फिश खा पाए, मीट खा पाए, हर कोई इतना रिच नहीं होता है, ठीक है। तो इन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारी डाइट के अंदर जो आयरन की कमी है, विटामिन की कमी है, आयोडीन, जिंक, ठीक है, जिनकी वजह से बहुत सारी बीमारियां और मेंटल एबिलिटीज के इश्यूज आपको हो सकते हैं, उन सब से बचाने के लिए हमने क्या किया, ऐसी वेराइटीज हम प्लांट्स की डेवलप कर रहे हैं जिनके अंदर है ना ऑलरेडी ये सब बहुत रिच हो, यानी कि उनके अंदर आयरन पहले से ही रिच हो, उनको अलग से कोई चीज़ें, आयरन की टैबलेट्स ना खानी पड़े, अलग से चीज़ें ना खरीद के खानी पड़े, यानी कि अगर वो अपनी नॉर्मल सब्जी खा रहे हैं उसी के अंदर से उनको सफिशेंट आयरन मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, जो टर्म हम इस्तेमाल करते हैं वो है बायो फोर्टिफिकेशन, यानी कि ऐसी क्रॉप्स डेवलप करना जिनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, हायर लेवल्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स कर रहे हैं। यानी कि उनके अंदर है ना ऑलरेडी जब हमने उस क्रॉप को डेवलप किया तो हमने क्या किया, उसके अंदर एक्स्ट्रा विटामिन ऐड कर दिए, एक्स्ट्रा मिनरल्स ऐड कर दिए। यानी कि जब आप उस सब्जी को उगाओगे, सोचो आपने पालक उगाया, आपने ऐसा पालक उगाया जिसके अंदर है ना आपको और भी ज़्यादा आयरन मिलेगा। जब आप उस पालक को खा रहे हो आराम से आपकी बॉडी के अंदर जो भी आयरन की कमी है वो नॉर्मली मीट हो पा रही है, ठीक है। तो जब हमें ना ऐसी क्रॉप को जिनके अंदर है ना हायर लेवल्स ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं उनको ब्रीड करते हैं, तो इसको हम क्या बुलाते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन बुलाते हैं। इसके अंदर हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। क्या क्या इंप्रूव कर सकते हैं हम बायो फोर्टिफिकेशन के अंदर, हम प्रोटीन कंटेंट और क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं। सोचो हमने दाल उगा रहे हैं, ऐसी दाल उगाएंगे जिसके अंदर है ना प्रोटीन का कंटेंट भी ज़्यादा हो और क्वालिटी भी ज़्यादा हो। आपको पता है दालों से हमें प्रोटीन मिलता है, लेकिन हम मानते हैं कि चिकन से जितना प्रोटीन मिलता है ना उतना दालों से नहीं मिलता, लेकिन सोचो वो कैपेसिटी हम उस क्रॉप की इंप्रूव कर दें। उसके अलावा अगर आप ऐसे दाने उगा रहे हो, सरसों उगा रहे हो, सनफ्लावर उगा रहे हो जिनसे आपको तेल मिलेगा, तो सोचो आप ऐसी तेल की वैरायटीज उगा रहे हो जिनके अंदर और भी ज़्यादा आपको तेल का प्रोडक्शन मिले, विटामिन कंटेंट हमारी सब्जियों के अंदर और भी ज़्यादा हाई मिले, या माइक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी हमारी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी देखने को मिलती है, मिनरल कंटेंट उनका हम इंप्रूव कर सके। इसके लिए हम क्या करते हैं, बायो फोर्टिफिकेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो बायो फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है ऐसी क्रॉप्स को ब्रीड करना जिनके अंदर हायर लेवल ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स देखने को मिलते हैं, हायर लेवल ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है, ऐसी क्रॉप को ब्रीड करना। तो 2000 में क्या किया गया, मक्के की ऐसी वैरायटी, मक्के की ऐसी हाइब्रिड वैरायटी को उगाया गया जिसके अंदर है ना ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन देखने को मिले। यानी कि मेज के जो पुराने हाइब्रिड्स हमारे पास थे ना उनके अंदर जितना लाइसिन, ट्रिप्टोफैन एंड अमाइनो एसिड आपको देखने को मिलता था ना उसका भी 2 गुना देखने को मिला। यानी कि पहले अगर आप एक ऐसा मेज खा रहे थे, ऐसा मक्का खा रहे थे जिसके अंदर आपको है ना 50 ग्राम अमाइनो एसिड देखने को मिलता था, तो अब आप जो खाओगे ना 2000 के बाद हमने जो मेज हाइब्रिड बनाया उसके अंदर आपको कितना देखने को मिलेगा, 100 ग्राम देखने को मिलेगा। फिर हमने ना वीट की एक ऐसी वैरायटी डेवलप की जिसका नाम है एटलस 66। तो इस वीट वैरायटी के अंदर क्या स्पेशल बात है, इसके अंदर है ना हाई प्रोटीन कंटेंट है। यानी कि जब आप इसको खा रहे हो ना तो इसको खाने से आपको एक्स्ट्रा प्रोटीन मिलेगा, क्योंकि इसको हमने डेवलप ही ऐसे किया है कि इसके अंदर हमने क्या डाला है, ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट वाले जीन्स को डाला है, ठीक है। तो ये सब कुछ किसकी वजह से हो पाता है, हम ऐसे राइस भी बना रहे हैं जिसके अंदर है ना हम आयरन डाल रहे हैं, पहले से ही हम आयरन डाल रहे हैं। यानी कि पहले आप जो चावल खाते थे उसके अंदर आपको जितना आयरन मिलता था, अब जो चावल आप खाओगे उसके अंदर आपको 5 टाइम्स ज़्यादा आयरन वाला चावल आपको मिलता है। ऐसी वेराइटीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, साइंटिस्ट ऐसी वैरायटी डेवलप कर रहे हैं। आपको पता है दिल्ली में जो लोग रहते हैं ना, यहाँ पर आपने देखा होगा आईसीआर का इंस्टीट्यूट है, ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। आईसीआर की है ना बहुत सारी ब्रांचेस हैं और वहाँ पर है ना हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारी रिसर्च हो रही होती है और वो ऐसी वेराइटीज़ डेवलप कर रहे होते हैं
जो हमारी कंट्री के अंदर ये जो हिडन हंगर की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो दिल्ली में लोकेटेड है वो ऐसी ऐसी क्रॉप्स को डेवलप कर रहा है, जैसे कि ऐसी गाजर बनाना जिसके अंदर विटामिन ए ज़्यादा है, ऐसा स्पिनिच बनाना, पंपकिन बनाना जिसमें है ना पहले से ज़्यादा विटामिन सी है, ऐसे करेले बनाना, ठीक है, बथुआ, मस्टर्ड, टोमेटो, यानी कि इन सब की इन्होंने इतनी सारी वेराइटीज़ डेवलप की है जिसके अंदर आपको पहले से ज़्यादा विटामिन ए मिलेगा, पहले से ज़्यादा विटामिन सी मिलेगा, पहले से ज़्यादा आयरन और कैल्शियम मिलेगा। ठीक है, प्रोटीन इनरिच बीन्स की इन्होंने बहुत सारी वेराइटी डेवलप की है। ठीक है, यानी कि जब आप इन फ्रेंच और गार्डन पीस को खाओगे तो आपको और भी ज़्यादा प्रोटीन मिलेगा। किसने डेवलप किया है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। एग्जाम में आपसे पूछा जाता है इसका मेन ऑफिस कहाँ पर है, तो न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, IRI की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। उसके बाद आता है SCP। क्या होता है? सिंगल सेल प्रोटीन। सबसे पहले तो आपसे यही पूछा जाता है कि SCP का फुल फॉर्म बताइए, तो सिंगल सेल प्रोटीन। तो आपको पता है हमारी कंट्री में ना, हमारी कंट्री में क्या पूरे वर्ल्ड में ये ना पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो उनको हमें अच्छे क्वालिटी का प्रोटीन भी तो प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन के रिसोर्स के लिए हमें ना बहुत सारे माइक्रोब्स को ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उनमें से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक माइक्रोब है वो उसका नाम क्या है? स्पिरुलिना है। तो स्पिरुलिना को हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा जो हमारा पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट है जिसके अंदर बहुत सारा स्टार्च आपको देखने को मिलता है, स्ट्रॉ, मोलासिस, एनिमल मैन्योर, इन सब के ऊपर हम किसको ग्रो कर देते हैं? अपने माइक्रोब्स को ग्रो होते रहने देते हैं, ताकि हमें ऐसा फूड मिल सके जो किसमें रिच है? प्रोटीन में, मिनरल्स में, फैट्स में, विटामिन में। ठीक है, इससे क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की प्रॉब्लम भी सॉल्व होती है और हमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन भी मिल जाता है अपनी पूरी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए। ठीक है, तो स्पिरुलिना क्या है? सिंगल सेल प्रोटीन का एग्जाम्पल है और इसके अंदर हम दो वेराइटीज़ को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, मिथाइलोफाइलस, मिथाइलोट्रोपस और स्पिरुलिना, ये दोनों किसका सोर्स है? सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स है। और जिनको आप है ना डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो है, हमारा वेस्ट वाटर जो है पोटैटो प्रोसेसिंग प्लांट से, यानी कि सोचो कहीं पे है ना चिप्स बनते हैं, ठीक है, वहाँ पर बहुत सारा पोटैटो इस्तेमाल होता होगा, तो बहुत सारा पोटैटो का जो पानी निकलेगा जिसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट है, बहुत सारा भूसा प्रेजेंट है, मोलासिस जो आपका शुगर केन का जहाँ पे शुगर बन रही होती है वहाँ पर जो उसकी बची हुई सारी के सारे छिलके होते हैं ना, उसको हम क्या बुलाते हैं? मोलासिस बुलाते हैं। आपके एनिमल का जो मेन्योर है, ठीक है, आपके घर से जो सीवेज निकल रहा है, उन सब के इस्तेमाल करके हम क्या बना सकते हैं? उस सारे का इस्तेमाल करके हम किसको ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं? माइक्रोब्स को ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं, जो आपको क्या प्रोवाइड करेंगे? बहुत ज़्यादा प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आता है टिश्यू कल्चर। क्या होता है? तो टिश्यू कल्चर का मतलब होता है, देखो हमें अपने प्लांट्स को ग्रो करना है, तो जब हम है ना ग्रोइंग सेल का एक मास लेते हैं और उसको ग्रो होने देते हैं, ग्रो होने देते हैं कंट्रोल इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस हम करेंगे ना, किसी लेबोरेटरी के अंदर कर रहे होंगे, वहाँ पर सब कुछ है ना हमारे अकॉर्डिंग चल रहा होता है, वहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वो हमारे अकॉर्डिंग है, वहाँ पर जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो सब कुछ क्या है? हमारे अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो जब वहाँ पर हम किसी प्लांट की रेयरिंग कर रहे होते हैं तो इसको हम क्या बुलाते हैं? टिश्यू कल्चर बुलाते हैं। ठीक है, सोचो आपने क्या किया, पूरा का पूरा आप प्लांट बना सकते हो एक्स प्लांट से। तो एक्स प्लांट का मतलब होता है ऐसा प्लांट का पार्ट जो आपने लिया और टेस्ट ट्यूब में उसे ग्रो करना शुरू किया स्टेराइल कंडीशन में। स्टेराइल कंडीशन का मतलब होता है वहाँ पे है ना कोई भी पैथोजेंस देखने को नहीं मिलेंगे, कोई भी माइक्रोब्स देखने को नहीं मिलेंगे, और वहाँ पर आपने स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड किया और आप अपने प्लांट की जो सेल है उसको ग्रो होने दे रहे हो, ग्रो होने दे रहे हो, और उस छोटे से पीस से है ना आपने इस सेल का कुछ सेल्स लिए थे, उसको आपने टेस्ट ट्यूब में डाला, उसमें आपने न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड कर रखा है। धीरे धीरे आप देखोगे पूरा का पूरा प्लांट उससे जनरेट हो जाता है, और इसी एक्स प्लांट को हम क्या बुलाते हैं? टोटी पोटेंसी बुलाते हैं। आपने देखा होगा जब भी आप कभी अपने नेल्स को कट करते हो ना, नेल्स दोबारा से ग्रो कर जाते हैं। क्यों ग्रो कर जाते हैं? क्योंकि उनके अंदर कैसी प्रॉपर्टी है? टोटी पोटेंसी है। देखो टोटी पोटेंट सेल ना, हम उन सेल्स को बुलाते हैं जिनके अंदर है ना खुद को रीजनरेट करने की, कंप्लीटली दोबारा से पूरा बन जाने की कैपेसिटी होती है, जैसे हमारे हेयर्स और नेल्स होते हैं। ठीक है, जैसे प्लेनेरिया है। ठीक है, ऐसे ही है ना हमारे प्लांट्स के है ना कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनके अंदर है ना टोटी पोटेंसी होती है। टोटी पोटेंसी का मतलब होता है वो पूरा के पूरे प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी रखते हैं उस छोटे से पार्ट से ही। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? टोटी पोटेंसी बोलते हैं। अब ये देखिए इस तरीके से लेबोरेटरी में काम कर रहे होते हैं। आप में से है ना कुछ लोग जिन्होंने BSc बॉटनी और जूलॉजी की होगी, उन्होंने तो ये एक्सपेरिमेंट खुद करके देखा होगा। ठीक है, तो क्या होता है, हम टिश्यू कल्चर के लिए न्यूट्रिएंट मीडिया बनाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होगे एक टेस्ट ट्यूब के अंदर है ना दो प्लांट ग्रो हो रहे हैं, नीचे आपको थोड़ा सा एक मीडियम दिखाई दे रहा है, और ये इसी मीडियम की मैं बात कर रही हूँ, ये है न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, तो इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? अब आपके प्लांट को अगर ग्रो करना है तो उसे कोई कार्बन सोर्स भी तो चाहिए ना ग्रो करने के लिए, एनर्जी भी तो चाहिए ना, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सुक्रोज डालते हैं इसके अंदर। फिर हम बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट डालते हैं, विटामिन डालते हैं, अमाइनो एसिड डालते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स डालते हैं। अब देखो इसकी शूट भी ग्रो कर रही है, इसकी रूट भी ग्रो कर रही है, तो इसकी रूट की अच्छे से ग्रोथ हो पाए, जो सेल मैंने लेके इसमें थोड़ी सी, मैंने ऐसे पूरा प्लांट नहीं डाला होगा, मैंने इसमें थोड़ी सी सेल्स डाली थी। ठीक है, अब वो पूरा प्लांट बन गया है,
उसमें शूट्स भी आ गई है, रूट्स भी आ गई है। तो क्यों आई वो उसमें? क्योंकि मैंने इसके अंदर है ना ऑक्सिन नाम का हार्मोन डाला, जिसने क्या किया, इसकी रूट डेवलपमेंट में हेल्प की। फिर मैंने इसके अंदर साइटोकाइनिन भी डाला था, जो इसकी किस में मदद करता है, शूट की ग्रोथ में हेल्प करता है। तो ये होता है हमारे लेबोरेटरी के अंदर, जब हम टिश्यू कल्चर करना चाहते हैं, उसके लिए हमें जो न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड करना होता है, उसके अंदर हम सुक्रोज डालते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट डालते हैं, विटामिन डालते हैं, अमाइनो एसिड डालते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन जरूर डालना होता है, क्योंकि हमारी रूट एंड शूट की डेवलपमेंट के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके बाद होता है माइक्रो प्रोपेगेशन। का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो जब आना बहुत ज़्यादा नंबर के प्लांट्स है ना, बहुत ही छोटी सी ड्यूरेशन में टिश्यू कल्चर के थ्रू बनाते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बनते हैं। यहाँ पे है ना, इस वाले मेथड से आप देखोगे इतने सारे मिलियंस ऑफ प्लांट्स के लिए आप उनको रेडी कर लेते हो, और इस पूरे मेथड को हम क्या बुलाते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन बुलाते हैं। अब आता है सोमा क्लोन्स हम किसको कहते हैं। तो देखो, ये जो पूरा का पूरा प्लांट आपने बनाया है, ये आपने किसी प्लांट से सेल ली थी और उससे बनाया है। तो ये सारे के सारे प्लांट है ना, जेनेटिकली एकदम आइडेंटिकल होंगे उस प्लांट से जिसकी आपने सेल पिक की है इनको ग्रो करने के लिए, ठीक है? तो इनको हम क्या बुलाते हैं, सोमा क्लोन्स बुलाते हैं, क्योंकि ये सोमा क्लोन्स है, बिल्कुल अपने पेरेंट्स से एकदम रिजेंबल करते हैं, ठीक है? इसको हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं किया है, ठीक है? ये क्या है, एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है ना, प्लांट एकदम जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं उस प्लांट से जहाँ से आपने वो वाली सेल्स ली है जिससे आपने इनको प्रोपेगेट किया है, ठीक है? अब मोस्ट ऑफ द टाइम हम टिश्यू कल्चर के लिए कौन सा पार्ट इस्तेमाल करते हैं? तो मैंने ना आपको टिश्यू वाले चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारे प्लांट्स के पास है ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं और परमानेंट टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम उनको बुलाते हैं जिनके अंदर है ना अभी भी डिवाइडिंग सेल्स प्रेजेंट है, वो सेल्स डिवाइड कर रही है, ठीक है? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है ना, यहाँ पर कोई भी वायरस प्रेजेंट नहीं होता, फ्री ऑफ वायरस रहते हैं यहाँ पर। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को जब आप पिक करते हो, टिश्यू कल्चर में डालते हो, तो धीरे धीरे उससे हम बहुत सारा प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब होता है एक छोटे से पार्ट से पूरे के पूरे प्लांट को जनरेट करने की कैपेसिटी को हम क्या बोलते हैं, टोटीपोटेंसी बोलते हैं। फिर आता है सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। तो हम क्या करते हैं, दो डिफरेंट वैरायटी के हमने प्लांट लिए जिनके अंदर वो डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें चाहिए। सोचो, मुझे एक प्लांट का फ्लावर बहुत पसंद आ रहा है, दूसरे की मुझे पत्तियां बहुत पसंद आ रही है। अब ये दोनों मेरी डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है, तो मैं उन दोनों के प्रोटोप्लाज्म को आइसोलेट कर लूंगी, अलग अलग कर लूंगी। मैंने उस प्लांट का प्रोटोप्लाज्म भी ले लिया जिसका मुझे फ्लावर पसंद है, उस प्लांट का प्रोटोप्लाज्म भी ले लिया जिसकी मुझे पत्तियां पसंद है। उन दोनों को मैं आपस में है ना फ्यूज करा दूंगी। उनका प्रोटोप्लाज्म जब आपस में फ्यूज करेगा और ग्रो करेगा साथ में, तो वो क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट बन जाएगा। अब जो न्यू प्लांट मुझे मिलेगा ना, उसके अंदर इतनी सुंदर फूल भी होंगे और इतनी सुंदर पत्तियां भी होंगी, वो दोनों कैरेक्टरिस्टिक होगी जो मुझे चाहिए थी। इसको हम क्या बोलते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं, ठीक है? तो ये जो हाइब्रिड्स बनते हैं इस मेथड से, इनको हम क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिड्स बोलते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये देखिए, आपने है ना किसी प्लांट का एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लिया, ठीक है? आपने उसे न्यूट्रिएंट मीडिया पे ट्रांसफर कर दिया, ठीक है? इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो आपने एपिकल मेरिस्टेमेंट टिश्यू का जो पार्ट लिया है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लांट बोलते हैं। धीरे धीरे है ना ये एक मास में ग्रो होता रहता है, उस मास को हम क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। यानी कि कोई भी आपको पर्टिकुलर शेप नहीं दिखाई दे रही होगी, अजीब सा दिख रहा होता है, बस वो ग्रो हुए जा रहा है, ग्रो हुए जा रहा है, ठीक है? थोड़े दिन के बाद आप देखोगे, क्योंकि आपने इस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर रूट एंड शूट हार्मोन भी डाले थे, यानी कि ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन आपने इसके अंदर डाले थे, तो इसके अंदर धीरे धीरे क्या बनने लग जाती है, शूट एंड रूट का डेवलपमेंट होने लग जाता है। अब यहाँ पे ना एक प्लांट की शेप लेता हुआ आपको नजर आएगा, और इस प्लांट को हम फिर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और यही क्या कहलाता है, हमारा पूरा का पूरा माइक्रो प्रोपेगेशन कहलाता है, टिश्यू कल्चर कहलाता है, ठीक है? अब इस चैप्टर में हमें डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज और उनके अंदर किस तरीके का रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ये टेबल आपको पढ़नी है। तो वीट की एक वेराइटी है जिसका नाम है हिमगिरी, जिसके अंदर कौन सा रेजिस्टेंस है, लीप एंड स्ट्रिप रस्ट इसको नहीं हो सकता, ठीक है? हिल बंट की प्रॉब्लम इसको नहीं हो सकती। उसके बाद एक वैरायटी है हमारी ब्रासिका की। ब्रासिका का जो वैरायटी का नाम है वो है पूसा स्वर्णिम एंड करण राई। आपसे पूछ लिया जाता है कि पूसा स्वर्णिम किसकी वैरायटी का नाम है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि ब्रासिका की वैरायटी है, इसके अंदर व्हाइट रस्ट नहीं लग सकता। फिर कॉलीफ्लावर की वैरायटी है पूसा शुभ्रा एंड पूसा स्नोबॉल K1, इसके अंदर ब्लैक रोट और कल ब्लाइट की प्रॉब्लम नहीं हो सकती। फिर हमारी काउ पी की एक वैरायटी है जिसका नाम है पूसा कोमल। अब इन सब के नाम के आगे पूसा पता है क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये सब है ना हमारे ICR ने डेवलप किया है, और ICR जहाँ पर लोकेटेड है उसका नाम क्या है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, पूसा बोलते हैं। इसलिए इन सब के नाम के आगे भी आपको पूसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि इनको उसी ने बनाया है, ठीक है? तो पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, एक काउपी की वैरायटी है। उसके बाद आती है हमारी एक मिर्च जिसकी वैरायटी का नाम क्या है, पूसा सदाबहार। इसके अंदर चिली मोजैक वायरस रेजिस्टेंस है, टोबैको मोजैक वायरस रेजिस्टेंस है, लीफ कल नहीं हो सकता इसके अंदर।
उसके बाद ब्रासिका की एक और वैरायटी है जिसका नाम है पूसा गौरव। इसके अंदर है ना एफिड्स अटैक नहीं कर सकते। आपको पता है बहुत बार हमारे प्लांट्स के ऊपर ना छोटे छोटे एफिड्स लग जाते हैं जो पूरी फसल को खराब कर देते हैं, तो एफिड्स इसके अंदर नहीं लगेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंट वैरायटी है। फिर है ना फ्लैट बीन की वैरायटी है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, ठीक है, इसमें भी एफिड्स और फ्रूट बोरर का अटैक नहीं हो सकता। फिर हमारी ओकरा जिसको हम भिंडी बुलाते हैं उसकी 2 वैरायटी हमने बना रखी है, एक है पूसा सावनी, एक है पूसा A4। शूट एंड फ्रूट बोरर से ये रेजिस्टेंट है। आपको मैं ये टेबल क्यों करा रही हूँ, आपसे एग्जाम में ना ऐसा पूछा जाएगा पूसा कोमल किसकी वैरायटी है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि काउपी की वैरायटी है। पूसा सदाबहार किसकी वैरायटी है, चिली की वैरायटी है, ठीक है। पूसा सावनी किसकी वैरायटी है, भिंडी की वैरायटी है। उसके बाद है ना हमारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज इंप्रूवमेंट कहाँ पर है, मेक्सिको में है। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, फिलीपींस में है। सेमी ड्वार्फ व्हीट की जो वैरायटी हमने डेवलप किया उनका नाम क्या है, सोनालिका एंड कल्याण सोना। सेमी ड्वार्फ राइस की जो हमने वैरायटी डेवलप किया उनका नाम क्या है, जया एंड रत्ना। शुगर केन जो नॉर्थ इंडिया में उगता था उसका साइंटिफिक नेम क्या है, सैक्रम बेरीबेरी। शुगर केन जो साउथ इंडिया में उगता था उसका नाम क्या है, सैक्रम ऑफिसिनेरम। फिर हमने इनको क्रॉस किया ताकि वो नॉर्थ इंडिया में बहुत आराम से ग्रो कर सके। फिर हमने प्रभानी क्रांति नाम की भिंडी की एक वैरायटी बना रखी है जिसके अंदर येलो मोज़ैक वायरस अटैक नहीं करता है। फिर हमने एटलस 66 एक व्हीट की वैरायटी बना रखी है। इसको अगर आप खाते हो तो इस व्हीट के अंदर ऑलरेडी प्रोटीन का कंटेंट बहुत हाई है, बायोफोर्टिफाइड वैरायटी है ये, ठीक है। उसके बाद ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया में कब स्टार्ट हुआ, 1966 से लेकर 1968 का जो पीरियड था उसमें इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा था। ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर है इंडिया में उनका नाम MS स्वामीनाथन है। MOT की फुल फॉर्म क्या है, मल्टीपल ओवल्यूशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। फ्रेश वाटर फिशेस की वैरायटी का नाम क्या है, कटला, रोहू एंड कॉमन कार्प। मेरीन वैरायटी का नाम क्या है, हिल्सा, सार्डीन्स, मैक्रेल एंड पॉम्फ्रेट। उसके अलावा सिंगल सेल प्रोटीन आपको किससे मिल सकता है, स्पिरुलिना से मिल सकता है, बैक्टीरिया से मिल सकता है, फ्यूसेरियम से मिल सकता है, अगैरिकस से मिल सकता है। ये सारी की सारी चीज़ें किसका सोर्स हो सकती है, सिंगल सेल प्रोटीन का सोर्स हो सकती है। उसके बाद जो टिश्यू कल्चर है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, टिश्यू कल्चर के जो डिस्कवरी है वो किसने की थी, स्कूग एंड मिलर ने की थी। ये देखो ये 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने टिश्यू कल्चर के ऊपर बहुत काम किया है, जिनकी मदद से आज हम टिश्यू कल्चर कर पाते हैं, ठीक है। और टिश्यू कल्चर के अंदर जो न्यूट्रिएंट मीडिया होता है उसके अंदर आपको क्या क्या डालना होता है, सुक्रोज डालना पड़ेगा, विटामिन डालना पड़ेगा, मिनरल डालना पड़ेगा, एगोरोज जेल डालते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। फिर हम ऑक्सीजन डालते हैं ताकि हमारी रूट की डेवलप हो पाए, साइटोकाइनिन डालते हैं ताकि हमारी शूट की डेवलपमेंट हो पाए। थैंक यू। आई होप इस टॉपिक में आपको कोई डाउट नहीं है। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।